साथियों नमस्कार। एक के बाद मिली एक पराजय के बाद छत्तीसगढ़ हारी कांग्रेस, राजस्थान हारी, मध्य प्रदेश हारी, महाराष्ट्र हारी, हरियाणा हारी। अब लंबी प्रतीक्षा के बाद कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। परसों के दिन मात्र 48 घंटे का समय शेष है। सबकी निगाह इस बात पर लगी हुई है कि कांग्रेस अब क्या परिवर्तन करने जा रही है। कांग्रेस ऐसा क्या करने जा रही है जिससे वह एक चुनाव जीतने वाली पार्टी भी हो सके। कांग्रेस ऐसा क्या करने जा रही है जिससे पार्टी के भीतर जो असंतोष है कार्यकर्ताओं में उसको दूर किया जा सके। कांग्रेस ऐसा क्या करने जा रही है कि जो पार्टी के भीतर जंग लगी है उस जंग से छुटकारा मिले। हम सबके बीच फिर से हमारे पत्रकार साथी विश्वदीपक मौजूद है। विश्वदीपक, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत शुक्रिया। आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं कांग्रेस के इस अधिवेशन से? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन होने जा रहा है। या हो सकता है आप ऐसा कहिए कि डिपेंड करता है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है इस अधिवेशन से और इस अधिवेशन के जो इतिहास है कांग्रेस का, वहां से वो क्या सीखती है और उसको वो किस तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो इम्पोर्टेंट होगा। वहां पे जो बातचीत होगी, जो डिस्कशंस होंगे, जो प्रोग्राम अडॉप्ट किए जाएंगे और जो उस प्रोग्राम के बाद जो सोच निकलेगी उसको पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में कैसे उसको लगाया जाता है, किस हद तक, किस गहराई से और किस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण होंगी आने वाले समय में। एक पब्लिक जनता एक सवाल पूछना चाहती है कि कांग्रेस जो ये लगातार पराजय का मुंह देख रही है, क्या उस पर पार्टी के भीतर ईमानदारी से मंथन संभव है? आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के, राजस्थान को लेकर के कमेटियां बनाई गई थी, लेकिन उनके नतीजे क्या हुए किसी को नहीं पता। तो आपको लगता है क्या कि समग्रता के साथ इस जय पराजय पर चर्चा हो सकेगी पार्टी के भीतर? देखिए, दिक्कत यही है कि चुनाव हारते हैं पार्टी, इसके बाद फिर समितियां बनती है, फिर समितियां अपने कुछ रिकमेंडेशंस देती हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशंस कहाँ जाते हैं, लागू होते हैं या नहीं होते हैं, इसको लेकर के कोई फॉलो अप नहीं होता है। आप याद कीजिए कि 2014 के चुनाव में जब पार्टी हारी थी तो एंटनी कमेटी बनी थी। एंटनी कमेटी ने बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे उसने। उन सुझावों का क्या हुआ, कहाँ तक लागू हुए, आज तक किसी को पता नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की, इसको दूर करना होगा, इसको ठीक करना होगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जो कि परसेप्शन के विरुद्ध परिणाम आया और ये माना जा रहा था कि राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है या होगी, होती, तो लेकिन हार हुई। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि जो मैं मानता हूं कि वो है फीडबैक सिस्टम। पार्टी के अंदर कोई ऐसा बहुत फीडबैक सिस्टम नहीं था। हमें किसी भी पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए, मल्टीपल वेज ऑफ चीजों को समझने के तरीके होने चाहिए। तो एंटायरली किसी एक खास टीम पर या कुछ खास लोगों पर अगर आप डिपेंडेंट होते हैं तो उस तरीके उस स्थिति में आपके फिर जो आप चीजों को बहुत समग्रता से नहीं देख पाते हैं। तो यही वजह है कि आपको जो है हार का सामना करना पड़ता है। और जहां तक बात यह है कि इस पे कितना डिस्कशन होगा, कितनी ईमानदारी से इसको लागू करते हैं ये लोग, तो वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पहले से इसके बारे में कुछ खास अजम्पशन करना ठीक नहीं होगा। एक बात और भी है विश्वदीपक, जिस पर जनता अब तो खुल के बोलने लगी है। जैसे केसी वेणुगोपाल पर संगठन महासचिव है और तमाम लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बरसों से जमे हुए हैं और कुछ खास करके पार्टी के लिए नहीं दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत आम सहमति के साथ जो ये लंबे समय से जमे हुए पद है उनको लेकर के कोई निर्णय लिया जा सकेगा क्या? देखिए, निर्णय लिया जा सकेगा या नहीं ये तो आगे साफ होगा। लेकिन जहां तक केसी वेणुगोपाल की बात है तो उसमें से ये काफी अहम बिंदु है
और ये समझना चाहिए किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, कि वो एंटायरली, ये आरोप लगता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी पे कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है साउथ के लोगों पर, और साउथ के लोगों का पार्टी के तमाम अहम पदों पर उनकी वो हैं। तो और साउथ में पार्टी काफी मजबूत भी है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी साउथ में काफी मजबूत है नॉर्थ के मुकाबले। लेकिन उस परिस्थिति में बैलेंस करने के लिए ये आवश्यक है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से या हिंदी क्षेत्र के जो नेता हैं, ओबीसी नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, इन दो नामों की काफी चर्चा है, इन लोगों को इस पद पर लाना चाहिए। और हो सकता है कि लाने के बाद जो है इसके परिणाम भी दिखाई पड़े। पर एक बैलेंसिंग की जो बात हो रही है कि नॉर्थ और साउथ के बीच बैलेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इसकी मांग है अभी। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बात तमाम लोग कहने भी लगे हैं कि अब जो कांग्रेस पार्टी है वो उससे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर हो गया है, और यह सच्चाई है, साफ दिखता रहता है। माने अभी बिहार चुनाव है, दिल्ली चुनाव है, लेकिन बिहार और दिल्ली में पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कौन लोग होंगे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वैसा कुछ दिखता नहीं। इसकी वजह क्या मानते हैं, और आपको क्या लगता है कि इस अधिवेशन में इस बड़ी कमी पर कुछ फैसला हो सकेगा? बिल्कुल, इस पे फैसला लेना चाहिए। हरियाणा के बारे में परसेप्शन था कि कांग्रेस पार्टी को वहां जीत मिलेगी, लेकिन वहां पे उसकी बुरी हार हुई। और आपने जहां तक बात की बिहार और दिल्ली की, तो बिहार और दिल्ली में ये दो ऐसे राज्य हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस आज से तकरीबन 90s के दशक में, जब से मंडल पॉलिटिक्स का उभार शुरू हुआ, वहां से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, और वो अपने अलायंस पर डिपेंडेंट है लालू यादव की पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली को हमने फिलहाल ही में देखा हुआ है कि कैसे जो है अन्न आंदोलन के बाद दिल्ली जो है कांग्रेस से दूर छिटक गई। तो अगर इन दोनों राज्यों में पार्टी वापसी करती है, वापसी करने के लिए कोई सॉलिड स्ट्रेटजी बनाती है, ऐसे ऐसे चेहरों को चुनती है, अच्छे कैंडिडेट निकालती है, और अच्छे इश्यूज रेज करती है, और अगर यहाँ पे वो कुछ अपना असर दिखा पाने में कामयाब होती है, तो इसका असर जो है उसको बाकी राज्यों में आने वाले चुनावों में, या एक कम से कम परसेप्शन के स्तर पे बहुत बड़ा उसको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इस पे वो चर्चा नहीं करते, स्पेसिफिकली दिल्ली पे और बिहार पे जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स है, आने वाले समय में 26 के पहले पहले केरला में भी चुनाव होने हैं, जहां पे की पार्टी का लंबा और बहुत बड़ा स्टेक होने वाला है। जी जी, तो बिल्कुल। फिर बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से कि इन सब मुद्दों पे चर्चा होगी ही होगी, और इसको लेकर के मेरा मानना है कि इन राज्यों के हिसाब से इनको अलग अलग स्ट्रेटेजी जो है चार्ट आउट करनी पड़ेगी। एक चीज बताएं विश्व दीपक, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि तमाम स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, लेकिन जो संप्रदाय की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, उस एक तरफ और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन के बीच जिस तरह की रार चल रही है, जिस तरह की तकरार चल रही है, ममता बनर्जी अलग नेतृत्व का सवाल खड़ा कर रही है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अकेले लड़ना है। क्या कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन में यह भी कोई निर्णय ले सकती है कि इंडिया गठबंधन के साथ किस तरह उसको आगे बढ़ना है? देखिए, ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और कायदे से इसको समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन के लिए इस जगह को ही क्यों चुना। अगर पार्टी इतिहास से सबक लेती है या ईमानदारी से लेना चाहेगी, तो उसको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बेलगाम वो जगह है जहां पे पहली बार गांधी अध्यक्ष बने थे, एक ही बार अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, और उनके अध्यक्षता में वो सम्मेलन हुआ। और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी ने जो आगे चल करके अस्पृश्यता के खिलाफ जो आंदोलन चलाए, वो पहला सम्मेलन है, अधिवेशन है, जिसमें से कि जो अपर कास्ट के लोग थे, खासतौर से ब्राह्मण, उनको वहां पे साफ सफाई का काम दिया गया था, ये दिखाने के लिए, और इसको उन्होंने किया भी। उसी सम्मेलन में पहली बार ये इस बात की जरूरत महसूस की गई कि भारत को अगर आजाद कराना है अंग्रेजों के चंगुल से, तो हिंदू मुस्लिम एकता को दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा। गांधी 14-15 में आ चुके थे, और उन्हें 5-6 साल तक वो घूम चुके थे भारत में, 10 साल तक। तो अगर इतिहास के अपने अनुभवों से कांग्रेस पार्टी सीखने की कोशिश करती है, तो इन सवालों के जवाब उनके पास है वहां पर। रही बात इंडिया गठबंधन के अंदर जो नेतृत्व को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उसका मुख्य कारण अदानी है। अदानी के मुद्दे पर जो जो कांग्रेस की जो अलायंस पार्टीज हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, शरद पवार की पार्टी हो, ये लोग बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप उसको निवेश कहिए या लेन देन कहिए, या हमारी हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, वो जिस तरीके से कॉरपोरेट
एक कॉर्पोरेट के अरे अंदर आ भाई, चुकी है। अडानी तो अब सरकार गिराने बनाने में भी शामिल है, वो तो साबित हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल। तो भारत का लोकतंत्र जिस तरीके से कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर उनके चंगुल में उनके जेब में घूम रहा है लोकतंत्र हमारा भारत की संसद, उस हिसाब से इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि अडानी के मुद्दे पे सपोर्ट करेंगे। पर हाँ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिजाइन किया जा सकता है, एक कॉमन ग्राउंड को तलाशा जा सकता है, और इसके लिए थोड़ी सी कांग्रेस को भी उन लोगों से बात करनी चाहिए, और इन सारे सवालों के जवाब वहां पे होने वाले सम्मेलन के बाद और इतिहास को थोड़ी सी इतिहास की गलियों में घूम करके मिल सकता है। एक जो बड़ी चीज है, बड़ी बात है कि लगातार चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो चुनावी प्रक्रिया है देश की, चुनाव आयोग इसमें शामिल है जिसमें बीजेपी पर तमाम तरह के रिगिंग के आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पर भी कोई बहस होगी क्या? बिल्कुल बहस होनी चाहिए, और बहस होगी भी और होनी भी चाहिए, और अगर नहीं होती तो इसको शामिल करना चाहिए उसके एजेंडे में। क्योंकि और ये देखिए, जो संकेत मिले हैं अभी तक हमें कांग्रेस पार्टी से, उससे ये लगता है कि बहुत प्रमुखता से ये बात वहां पे उठाई जाएगी। क्योंकि बात केवल ईवीएम की नहीं है। लोग कहते हैं ईवीएम के खिलाफ क्यों सवाल उठा रहे हो, ईवीएम, और जो लोग नहीं सवाल नहीं, उठा खाली भी ईवीएम रहे की हैं बात नहीं है, खाली ईवीएम की वो बात क्यों, नहीं है। बिल्कुल वो पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस की बात है। इलेक्टोरल प्रोसेस, पूरी चुनावी प्रक्रिया की बात है। पूरी चुनावी प्रक्रिया ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसमें चुनाव वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने से लेकर के वोटिंग करने तक, वोटिंग की काउंटिंग के बाद से लेकर के उसके मिलान तक, और मिलान के बाद से लेकर के चुनाव आयोग के जो फैसले हैं वहां तक, पूरी प्रक्रिया ही, पूरी प्रोसेस ही, पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। हुआ नहीं है अभी तक 100%, लेकिन हो रहा है। और इस बात पे चर्चा किए बिना कोई पॉलिटिक्स आगे नहीं हो सकती है। तो मेरे ख्याल से इस पे चर्चा भी होगी, और इस पे सॉलिड तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रेटेजी के साथ सामने भी आना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी के लिए जो नवनिर्वाचित है वायनाड से, उनके लिए अधिवेशन कितना मायने रखता है? उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो पहली बार चुन करके लोकसभा के सदस्य के लोकसभा के सदस्य में बन चुकी हूँ वायनाड से, और उसके तौर पर वहां पे शामिल होंगे। वो संगठन में है भी। तो उनके उनकी उनकी जो उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो ऑरा है, और उनका जो अपील है, उसको पार्टी किस तरह से यूटिलाइज करती है, उसको संगठन में यूटिलाइज करती है या पार्लियामेंट के अंदर यूटिलाइज करती है, उत्तर प्रदेश में उनका कितना फोकस होगा, क्योंकि वो हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं, और उत्तर प्रदेश में वो उनका फोकस एरिया भी रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब अधिवेशन के बाद ही उनकी उनकी एबिलिटी को पार्टी कैसे यूटिलाइज करती है, इसके बाद ही मिलेगा। पर उनके लिए बहुत अहम है, और उनकी खुद की पॉलिटिक्स के लिए भी, और उन्हीं के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए भी ये बहुत अहम होने वाला है। आप हमसे बातचीत के लिए आए विश्व दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अधिवेशन के दौरान चर्चा होती रहेगी हमारी आपकी। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। मिलते हैं, हम सबकी निगाह रहेगी बेलगाम अधिवेशन पर, और देखना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह अधिवेशन क्या सामने लेकर के आता है। नमस्कार। बहुत शुक्रिया।